सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर किसी को शून्य से एक सफल स्टार्टअप खड़ा करना हो तो शुरुआत आखिर कहाँ से करनी चाहिए? आज की इस चर्चा में हम जेपी मॉर्गन के स्टार्टअप बैंकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेसी बार्डो की एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल गाइड को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, जेसी कोई आम बैंकिंग अधिकारी नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद उच्च शिक्षा के लिए एक फंडरेजिंग ऐप बनाया था। मतलब वो इस रास्ते की जमीनी हकीकत और चुनौतियों को बहुत गहराई से समझते हैं। ये गाइड दरअसल एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो किसी भी महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर को एक धुंधले आइडिया से लेकर एक सफल कंपनी बनाने तक का बिल्कुल स्पष्ट रास्ता दिखाता है। अब कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले, मतलब एक भी ईंट रखने से पहले, एक बहुत ही गहरा सवाल है जिसका सामना हर फाउंडर को करना ही पड़ता है। आखिर वो आप ही क्यों हैं जिसे इस समस्या का समाधान खोजना है? सच कहूं तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आने वाले कठिन सफर के लिए आपकी असली दिमागी तैयारी है। जेसी बार्डो साफ कहते हैं कि ये रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए फाउंडर्स को ये पूरी तरह पक्का कर लेना चाहिए कि वो सच में इस आग के दरिया को पार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो वो कौन सी सटीक परेशानी है जो फाउंडर्स को रातों को सोने नहीं देती? यहाँ पर एक बहुत बारीक फर्क समझना जरूरी है। एक होती है आपकी अपनी कोई निजी परेशानी और एक होता है असली मार्केट कैप। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी हॉस्टल में मनपसंद खाना डिलीवर नहीं हो रहा या कपड़े ठीक से तह करके नहीं मिल रहे हैं। ये परेशानियां तो हैं, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि या तो ये समस्याएं पहले ही सुलझ चुकी हैं या फिर ये सिर्फ एक व्यक्तिगत झुंझुलाहट है, कोई बहुत बड़ा मार्केट गैप नहीं। तो असली शुरुआत तब होती है जब आप एक बहुत बड़े और अनसुलझे मार्केट फेलियर को पहचानते हैं। इस पूरे सफर को आसान और एक्शन लेने लायक बनाने के लिए इन 10 कदमों को मुख्य रूप से 5 चरणों में बांटा गया है। पहला, समस्या और बाजार। दूसरा, ब्लूप्रिंट और कानूनी ढांचा। तीसरा, प्रोटोटाइप और पूंजी जुटाना। चौथा, टीम और ब्रांड बनाना। और पांचवा, लॉन्चिंग और फीडबैक। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो आइए पहले चरण से शुरू करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक आइडिया को बाजार की कड़ी हकीकत के सामने कैसे परखा जाता है। सबसे पहले तो बाजार में उस खाली जगह को, उस गैप को ढूंढना होता है। ग्रांट ली का उदाहरण बहुत सटीक है यहाँ पर। उन्होंने पारंपरिक स्लाइड प्रेजेंटेशन की कमियों को देखा और गामा की सहस्थापना की। उनका अपना जो तकनीकी और वित्तीय अनुभव था ना, उसने उन्हें इस समाधान के लिए एकदम सही व्यक्ति बना दिया। एक बार जरूरत समझ आ गई तो फिर अगला कदम है जी तोड़ मार्केट रिसर्च करना। मतलब ये जानना कि और कौन कौन इस समस्या को सुलझाने की रेस में दौड़ रहा है। इस स्लाइड पे जो नंबर है ना, वो काफी दिलचस्प हैं। शुरुआत में ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। इसका असली मतलब है संभावित ग्राहकों से बात करके उनकी खरीदारी की नीयत को समझना। डेटा के अनुसार अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो कम से कम 100 लोगों से बात कीजिए, और अगर B2B स्टार्टअप है तो कम से कम 15 संभावित ग्राहकों के साथ इंटरव्यू करना तो बनता ही है। आइडिया पक्का हो गया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे चरण पर, ब्लूप्रिंट और कानूनी ढांचा तैयार करना। देखिए, एक बिजनेस प्लान कोई कागजी खानापूर्ति नहीं है। ये एक ऐसा दिमागी व्यायाम है जो ये साबित करता है कि आपका आइडिया असल में टिकेगा भी या नहीं। और फिर आता है कंपनी को एक कानूनी पहचान या लीगल स्ट्रक्चर देना। ये कदम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बिना आप कानूनी रूप से ना तो किसी को नौकरी पर रख सकते हैं और ना ही किसी निवेशक से पैसा ले सकते हैं। तो एक उचित कानूनी ढांचा, जैसे कि कोई सी कॉर्प बनाना, आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? सीधी सी बात है, ये भविष्य की ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। ये आपकी निजी संपत्ति को बिजनेस के जोखिम से सुरक्षित रखता है। इसके बिना कोई भी इन्वेस्टर आपको फंडिंग नहीं देगा, और यही आपको अपने ऑपरेशंस को बड़े पैमाने पर ले जाने की आज़ादी देता है। मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है। लीगल फाउंडेशन सेट हो गया। अब हम एंटर करते हैं तीसरे फेज में, जहां फोकस होता है अपना पहला प्रोडक्ट बनाने और कंपनी चलाने के लिए पैसे जुटाने पर। यहाँ सबसे बड़ी चाबी है एफिशिएंसी। आपको शुरुआत में ही कोई परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना है। आपको एक बेसिक प्रोटोटाइप यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाना है जो मुख्य समस्या को सुलझा सके। बस फिर उसे असली यूजर्स के बीच टेस्ट कीजिए। जब लगे कि हाँ, ये काम कर रहा है, तब सही वित्तीय समर्थन या फंडिंग के लिए दरवाजे खटखटाइए। अब फंडिंग के भी 2 अलग-अलग रास्ते हैं, और ये स्लाइड उस अंतर को बहुत खूबसूरती से समझाती है। आप बूटस्ट्रैपिंग चुन सकते हैं, यानी अपनी बचत या दोस्तों के पैसे से काम चलाना,
जिसका फायदा ये है कि आपको अपनी कंपनी की हिस्सेदारी इक्विटी नहीं बांटनी पड़ती। या फिर अगर आपको तेजी से स्केल करना है तो आप सीड फंडिंग की तरफ जा सकते हैं, जहां सेफ नोट्स और एंजल इन्वेस्टरों की मदद से पैसा उठाया जाता है। चुनाव आपका है। तो पैसा आ गया और प्रोडक्ट भी बन रहा है। अब बारी है चौथे चरण की, अपनी ऑपरेशनल टीम खड़ी करना और अपने ब्रांड की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना। जैसी बार्डो की एक बात बिल्कुल पते की है, सबसे बेहतरीन फाउंडर्स कभी भी इस भ्रम में नहीं रहते कि वो अकेले सब कुछ कर लेंगे। वो हमेशा ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट हों। और जब बात कंपनी के पहले 10 कर्मचारियों की हो, तब तो यह नियम और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि शुरुआती टीम में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भर लेने से काम नहीं चलेगा। आपको डोमेन एक्सपर्ट्स चाहिए। मान लीजिए आप हेल्थ केयर स्टार्टअप बना रहे हैं, तो टीम में एक डॉक्टर का होना गेम चेंजर हो सकता है। या अगर लैक्रोस खेल के समान का कोई प्लेटफॉर्म है, तो किसी पूर्व खिलाड़ी को शामिल कीजिए। खुद बाल्डो ने अपने स्टार्टअप के लिए एक यूनिवर्सिटी से कस्टमर सक्सेस हेड को हायर किया था, जिससे उन्हें मार्केट में तुरंत एक अलग पहचान मिली। इसी तरह जब बात ब्रांड रणनीति की आती है, तो एक ही तीर से सब शिकार वाली सोच काम नहीं आती। आपकी मार्केटिंग बिल्कुल आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से टेलर मेड होनी चाहिए। सोचिए, एक स्किन केयर ब्रांड के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन वहीं एक B2B सॉफ्टवेयर यानी SaaS कंपनी के लिए किसी बड़े ट्रेड शो या इंडस्ट्री इवेंट को स्पॉन्सर करना कहीं ज्यादा तगड़े रिजल्ट्स लाएगा। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं 5वें और अंतिम चरण पर। ये वो समय है जब कंपनी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलती है। आधिकारिक लॉन्च से पहले एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आपके लिए सफलता का पैमाना क्या है। और एक कड़वा सच बताऊं, लॉन्च होते ही आपको प्रोडक्ट में बदलाव करने पड़ेंगे। असली दुनिया का फीडबैक आते ही आपको चीजों को एडजस्ट करना ही होगा। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हर स्टार्टअप के लिए लॉन्च को नापने का तरीका एकदम अलग होता है। एक B2B हेल्थ केयर स्टार्टअप को ये देखना होता है कि क्या वे छोटे क्लिनिक्स के साथ तेजी से काम शुरू करें या फिर बड़े अस्पतालों के साथ लंबी और बड़ी डील क्रैक करें। इसके ठीक उलट जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, उनका पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस बनाने और सोशल मीडिया की रीच बढ़ाने पर होता है। यहाँ बार्डो एक बहुत ही क्रिटिकल एडवाइस देते हैं जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। आपके जो पेशेवर सलाहकार हैं, जैसे वकील, अकाउंटेंट या फाइनेंस के लोग, अगर वो आपको निष्पक्ष फीडबैक नहीं दे रहे हैं या उन्हें बाजार के बड़े मैक्रो बदलावों की समझ नहीं है, तो बॉस, उन्हें बदलने का समय आ गया है। आपकी टीम का हर इंसान कंपनी में असली वैल्यू जोड़ने वाला होना चाहिए। यह कोट आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष है। सच तो यह है कि एक स्टार्टअप कभी भी पूरी तरह से फिनिश्ड या पूरा नहीं होता। ये हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। ग्राहकों की पसंद बदलेगी, मार्केट बदलेगा, और एक सफल स्टार्टअप वही है जो इन बदलावों को समय रहते भांप ले और हमेशा एक कदम आगे रहे। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो अब भी किसी दूरदर्शी व्यक्ति के आने और उसे सुलझाने का इंतजार कर रही है। शायद वो अगला बड़ा आइडिया आपके ही दिमाग में हो। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।